साइनाथ सर, आप पत्रकारिता में काफ़ी लंबी यात्रा आपने किया है और अभी आप परी के फाउंडर एडिटर हैं। तो परी के बारे में आपने कब सोचा, क्यों सोचा और परी की यात्रा कैसी रही है अभी तक? जब से हम ग्रामीण पत्रकारिता शुरू किया उस समय से मैंने सोचा एक आर्काइव होना चाहिए जो मेरे हाथ में लोग दे रहे हैं, बो एंड एरो, बास्केट, ये सब। लेकिन फिजिकल आर्काइव तो इम्पॉसिबल है। हमारे फंड्स के ऊपर, हमारा रिसोर्सेज के ऊपर फिजिकल आर्काइव नहीं होगा। अगर फिजिकल आर्काइव बनेगा तो साल में 200 लोग मिलते हैं, उसको जाते हैं, 2000 समझो। फिर डिजिटल स्पेस जब आया, अच्छा लगा इसलिए कि पूरा आर्काइव एक बात वो डिजिटली कर सकते हैं और दुनिया में कहीं से भी आप उसको इंटरेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो एक बात। तो वो आइडिया 2009, 10, 11 में इट ग्रू इन दैट टाइम, वो पैदा हुआ वो आइडिया। दूसरी बात यह है कि देखो, जो पत्रकारिता मैंने 40 साल कर चुका हूँ और बहुत नौजवान पत्रकार हैं जो करना चाहते हैं वो टाइप का ग्रामीण पत्रकारिता, पारी एक प्लेटफॉर्म देती है उसके लिए। और पारी भी एक एजुकेशनल जर्नी पे है। पारी 222 में जो पारी है वो 214 का पारी नहीं है, तो सीखते ही चलते हैं। इसमें कौन पत्रकार हैं जो जुड़े हुए हैं और इसमें किस तरह की कहानियों को आप ज़्यादा उसमें लेते हैं? देखिए, हम बेसिकली हम कहते हैं अंग्रेजी में एवरीडे लाइव्स ऑफ एवरीडे पीपल। जो आम लोग हैं उसका आम जीवित, उसका कष्ट और खुशी, उसका इनकम, अर्निंग्स, प्रॉब्लम्स, परिवार, एजुकेशन, हेल्थ, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, और आजकल पिछले 3-4 साल में ज़्यादा उनका कल्चर और कैसा न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स से कैसा प्रेशर आ रहा है उनके लाइफ्स के ऊपर, ये सब। तो और नया नया सेक्शंस आते ही रहते हैं। अभी पारी 13 भाषा में पब्लिश हो रहा है। 1-2 साल में और होगा, छत्तीसगढ़ी इसी साल होगा। और उसके अलावा हम एक एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस सेक्शन ला रहे हैं। एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस सेक्शन में जो छोटा छोटा आदिवासी भाषाओं, जो हो सकता है कि 30-40 साल में वो रहेगा नहीं, तो उसको भी प्रोटेक्शन करना है। प्रोटेक्शन करने के लिए डॉक्यूमेंट करना है, ये सब करना है। तो पारी विल कीप ग्रोइंग, डूइंग न्यू थिंग्स। एक रूरल स्पोर्ट्स का भी हम चाहते हैं कि वो एक्सपैंड करे, अभी भी एक छोटा सेक्शन है। फिर बीज और प्लांट और अर्ब का एक वैरायटीज का सेक्शन, मेनली जो इंडिजिनस वैरायटीज है, जो देश का हम लोग लगाते हैं, वो दैट इज द थिंग। ऐसा सेक्शन ऐड करते ही रहेगा, हर साल 2-3 नया सेक्शन आएगा। और जो करते हैं, देखो, अलग अलग लोग हैं जिसके लिए अलग अलग इंटरेस्ट है। नौजवान लोग, नई पीढ़ी में ज़्यादा लोग एनवायरनमेंट और क्लाइमेट पे करते हैं, और कुछ लोग कास्ट के ऊपर, कुछ लोग इनइक्वालिटी के ऊपर फोकस करते हैं। वो सबसे बड़ा कैनवस है इनइक्वालिटी। एनवायरनमेंट, ये
हमारा पर्सपेक्टिव है जो पारी देखते हैं, हम फूड सिक्योरिटी तो उसमें वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद फूड सिक्योरिटी। हम चाहते हैं, कवर करते हैं फूड जस्टिस, क्लाइमेट जस्टिस, एनवायरनमेंट जस्टिस, जॉब जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। ये फ्रेमवर्क हैं जो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेमवर्क है। जस्टिस, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, और हम भी उसमें जुड़ाते हैं जेंडर, क्लाइमेट भी जुड़ाते हैं। हर इश्यू, मामला आम लोग का, गरीब लोग का, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज का फ्रेमवर्क है। कवर इट थ्रू जस्टिस, द लेंस ऑफ जस्टिस। ये लेंस ऑफ जस्टिस को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, सिर्फ ये नहीं है कि आदमी के पास पैसा नहीं है, वो ट्रीटमेंट नहीं मिला हॉस्पिटल में। उसके पास पैसा क्यों नहीं है? और स्टेट और समाज का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके पास पैसा पहुंचने के लिए, एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट, एक डिसेंट एम्प्लॉयमेंट, डिसेंट इनकम, मिनिमम इनकम, ये सब होना चाहिए। अगर फिर हॉस्पिटल में उसको इतना खर्चा क्यों करना पड़ा? हाँ, इसलिए कि सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल है वो जगह में। सिर्फ प्राइवेट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्यों नहीं है? हो सकता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और वहां जाके वो डॉक्टर डिमांड करते हैं कि प्राइवेट पेमेंट करो हमको, ये भी चलता है। तो जस्टिस का मतलब है कि जो प्रिंसिपल्स, बेसिक नीड्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग, वो एंटाइटल्ड है, वो उसका अधिकार है, उसका राइट है। और जो फैक्टर्स वो राइट को डिनाई कर रहे हैं, उसके खिलाफ उसको कवर करना है, एक्सपोज करना है, और उसको जस्टिस डिमांड करेंगे। वो हम तो मोर्चा लेके नहीं डिमांड करेंगे, पत्रकारिता के थ्रू करेंगे। पत्रकारिता के देखो, जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली के बाद, वो जस्टिस की मामला है, जस्टिस की मुद्दा है, जस्टिस की बात है। अंबानी जी का जो पर्सनल धन दौलत है 84.5 खरब डॉलर। पंजाब का जीडीपी जो है, जीएसडीपी जो कह जाती है, वो 85.5 अरब डॉलर, और वो मार्च 21 में, अब तक वो ओवरटेक किया होगा, इसलिए कि पंजाब का जीडीपी श्रिंक हो रहा था और अंबानी का वेल्थ 129% पर ईयर ग्रोथ है उसमें। तो ये जस्टिस की बात है। और जो भी उनके पास है बेचारा किसानों, उनके हाथ में जो है वो आप निकाल के अंबानी के हाथ में दे, ये बड़ा बड़ा अन्याय है। उसको सही करना वो स्ट्रगल फॉर जस्टिस है। और पूरा आपका कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिएम्बल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ेगा तो आप क्लियरली आपका एक पर्सपेक्टिव आएगा जस्टिस की बात का होता है। और उस समय से भी इवॉल्व हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है तो भी वो भी लेना पड़ेगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्रेमवर्क दिया, ठीक है। तो इस बात को हमारे नेता लोग क्यों नहीं समझते हैं? कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं, लेकिन पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसा है कि सब लोग एक ही फाइट में फंस गए। और अभी जो है आपका देश में, इट इज ए कोएलिशन है, रूलिंग क्लास इज अ कोएलिशन। एक तरफ रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट, एक तरफ मार्केट फंडामेंटलिस्ट, और दोनों एक साथ ही भी, एक आदमी दोनों कैंप में हो सकता है। हमारा प्रधानमंत्री ऐसा है, फंडामेंटलिस्ट है और मार्केट फंडामेंटलिस्ट है।
चलिए। ठीक सर। तो आपने जो सोचा था परी को लेके वो साकार हो रहा है, आप उससे संतुष्ट हैं? अभी जो बहुत बढ़ गया उसका ग्रोथ है, पता नहीं 10 गुना बढ़ गया 2014 से, लेकिन मैं तो कभी सेटिस्फाई नहीं होगा। और बहुत कुछ है जो हम नहीं कर पाए। जैसे देखो वो लैंग्वेजेस अभी 6-7 साल तक नहीं कर पाए कि हम एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस सेक्शन करेंगे। वैरायटीज नहीं किया अब तक 7 साल में। मेरा प्लान में सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में वो होने वाला था, नहीं हुआ। ऑल्सो मैं ये भी कहता हूँ कि कभी भी आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जो करना है कर दिया, मैं सेटिस्फाइड हूँ। वो पत्रकारिता नहीं है। ठीक है पुष्प जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।